हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। जैसा कि साथियों एक खुशी की बात है कि छात्रावास अधीक्षक का जो पेपर है वो संभावित तिथि है 15 सितंबर 2024 को रखा गया है। उसमें एक विषय है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान जो है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान का एक विषय है जो 10 अंक का आएगा साथियों, है ना। तो 10 अंक का जो टॉपिक है उसमें से हमें महत्वपूर्ण जो टॉपिक है बुद्धि, उस टॉपिक को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं साथियों। उस टॉपिक के साथ आप लोग जुड़े रहिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ध्यान से जुड़े रहेगा। बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो चलिए साथियों सीधा वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक का नाम है साथियों बुद्धि। टॉपिक का नाम क्या है? बुद्धि। अब हम जानते हैं साथियों बुद्धि वास्तव में होता क्या है, बुद्धि क्या होता है, हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए साथियों बुद्धि जो होता है साथियों, बुद्धि जो होता है सीखने, ये बुद्धि की परिभाषा हम बोल सकते हैं सीखने, देखिए साथियों सीखने, तर्क करने, चिंतन करने, कल्पना करने व अमूर्त चिंतन करने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। देखिए क्या बोल रहा हूं समझना, सीखने, तर्क करने, सीखने, तर्क करने, चिंतन करने, कल्पना करने, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। सीखने, तर्क करने, चिंतन करने, कल्पना करने व अमूर्त चिंतन करने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। अब देखिए साथियों इन सभी पॉइंट को हम लोग देखते हैं कि वास्तव में जो सीखना है, तर्क करना है, चिंतन करना है, कल्पना करना है, वास्तव में होता क्या है ना। इसका मतलब क्या होता है, सामान्य रूप में, सरल रूप में हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए सीखना होता है आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे बनाए रखना, है ना। आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो भी चीज आपने ग्रहण किया है, जो भी चीज आपने ग्रहण किया है, सीखना मतलब जो भी चीज आप ग्रहण किए हो, जो भी चीज आप प्राप्त किए हो उसको अपने मेमोरी में बनाए रखना क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। उसी से पता चलेगा कि सीख पाए हैं कि नहीं सीख पाए हैं। तो क्या होता है, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको अपने मस्तिष्क में बनाए रखना ही क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। अब देखो दूसरा यहाँ पर परिभाषा में बताया गया है तर्क करना। अब तर्क करना क्या होता है? देखो साथियों कोई भी बात जानने या समझाने के लिए किया गया प्रयास। इसका मतलब कोई भी बात को आप जान रहे हो, कोई भी बात को जानने के लिए, जिज्ञासा के लिए या किसी बात को समझाने के लिए आप जो प्रयास करते हो वो क्या कहलाता है? तर्क कहलाता है। कोई भी बात जानने या समझाने के लिए किया गया जो प्रयास है, इफर्ट है, वही क्या कहलाता है? तर्क। तर्क वितर्क करते हैं ना, किसी चीज को जानने के लिए या किसी चीज को समझाने के लिए हम तर्क वितर्क करते हैं, तो वही तर्क कहलाता है। कोई भी बात जानने या समझाने के लिए किया गया प्रयास क्या कहलाता है? तर्क कहलाता है। अब देखो साथियों चिंतन करना क्या होता है? तो चिंतन करना का मतलब होता है, चिंतन करना तीसरा परिभाषा में हमारा बिंदु दिया गया ध्यान पूर्वक विचार करने की क्रिया। मतलब ध्यान पूर्वक कोई भी चीज को हम लोग सोचेंगे, विचार करेंगे, ध्यान पूर्वक कोई भी चीज को सोचते हैं या विचार करते हैं। सोचना, ध्यान पूर्वक कोई भी चीज को सोचना या विचार करने की जो क्रिया होती है, कार्य होता है, वो क्या कहलाता है? चिंतन करना कहलाता है। ठीक, चलिए अगला देखो। अगला हमने बात किया है कल्पना करना। अब कल्पना करना क्या होता है? देखो साथियों कल्पना करना का मतलब होता है मान लेना कोई भी चीज सही है या गलत। इमेजिन करना, इमेजिन करना, इमेजिन करना होता है कि नहीं। मतलब कोई भी चीज को हम लोग मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, गणित में जैसे मानते हैं ना, सपोज करिए एक्स वाई जेड, है ना। तो वो मान लेना ही क्या कहलाता है? कल्पना करना कहलाता है। कोई भी चीज को मान लेना ये चीज हो सकता है, तो वो होता है कल्पना करना। अब अगला पॉइंट है यहाँ पर अमूर्त चिंतन करने की योग्यता। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, ये सब योग्यता होना चाहिए तब क्या कहलाता है? बुद्धि। तो अमूर्त चिंतन अब क्या है? देखिए अमूर्त का मतलब होता है बिना मूर्त के, मतलब जिसका कोई रूप रंग नहीं होता है ना, तो वो होता है अमूर्त। ऐसा चिंतन जिसका कोई मूर्त ना हो, जिसका कोई मूर्त ना हो, मूर्ति ना हो, स्वरूप ना हो, उसका कोई रूप ना हो, कोई रंग ना हो, वो क्या कहलाता है? अमूर्त चिंतन। मतलब वो दिखाई नहीं देगा, सिर्फ सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, वो ऐसा चिंतन क्या कहलाता है? अमूर्त चिंतन कहलाता है। तो ये परिभाषा संबंधित जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको हमने डिस्कस किया। अब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं साथियों, आगे ध्यान से बने रहिएगा वीडियो में। नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे, हम बच्चों की मानसिक योग्यता का पता लगाने के लिए बुद्धि का प्रयोग करते हैं, है ना। मतलब बुद्धि का प्रयोग कब करते हैं? बच्चों की मानसिक योग्यता, वो कितना मेंटली स्ट्रांग है, कितना कमजोर है, कितना वीक है, ये सब पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? मानसिक योग्यता का पता लगाने के लिए हम बुद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट लोग हैं, है ना, यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट लोग हैं जिन्होंने
बुद्धि की परिभाषा दी है, अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं कुछ वैज्ञानिकों ने, उसी परिभाषा को हम लोग देखते हैं। पहला है वुडवर्थ। वुडवर्थ क्या कहते हैं? बुद्धि कार्य करने की विधि है। बुद्धि क्या है? कार्य करने की विधि है। अब देखिए यहाँ पर वर्थ आ रहा है ना। अब देखो याद कैसे करना है, कार्य करने की विधि है। देखिए वर्थ को मान लेना आप लोग वर्क, है ना। वर्थ को क्या मान लेना? वर्क। वुडवर्थ, वुड मतलब लकड़ी समझ जाओ, और वर्क मतलब कार्य। तो ये क्या बता रहे हैं? बुद्धि जो है कार्य करने की विधि बता रहे हैं, वर्क है। वर्थ से याद रखना वर्क, वर्थ से क्या याद रखोगे? वर्क, वर्थ से याद रखना है वर्क। तो बुद्धि कार्य करने की विधि है, ऐसे करके याद रखना है, बुद्धि कार्य करने की विधि, ऐसे याद रखना है। ठीक, चलिए अगला साइंटिस्ट है टर्मन। टर्मन, अब मन आ रहा है, मन, टर्मन में क्या आ रहा है? मन। तो मन मतलब अमूर्त विचार याद रखना है। मन मतलब क्या याद रखना है? अमूर्त विचार के बारे में सोचने की योग्यता बुद्धि है, इसका कहना है टर्मन का। टर्मन क्या कहते हैं? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। कौन कहते हैं? टर्मन। अब टर्मन मतलब मन, मन मतलब मन को टारना है, तो अमूर्त विचार आ गया जो नहीं हमको पता होता है, अमूर्त विचार, अमूर्त विचार। ठीक है, मन मतलब विचार, टर्मन मतलब टारना मतलब अमूर्त विचार। तो अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। ऐसा कौन कहते हैं? टर्मन कहते हैं। वुडवर्थ क्या कहते हैं? वर्थ मतलब वर्क, बुद्धि कार्य करने की विधि है, ऐसा इनका मानना है। अगला साइंटिस्ट के बारे में देखते हैं। अगला है विनय। विनय क्या कहते हैं? विनय मतलब बिन रहे, चार शब्दों के बिनेंगे। देखिए बुद्धि निम्न चार शब्दों में निहित है, ऐसा इनका मानना है। बुद्धि निम्न चार शब्दों में निहित है। अब देखिए बुद्धि क्या करते हैं? सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसका मानना है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो ज्ञान मिला उससे हम क्या करेंगे? आविष्कार करेंगे, दूसरा चीज गिन रहे हैं, आविष्कार करेंगे। उसके बाद उसका एक गाइडलाइन जारी करेंगे, निर्देश जारी करेंगे। उसके बाद निर्देश हो गया, कंप्लीट हो गया, तो हो सकता है जो ज्ञान प्राप्त की हो, जो बुद्धि प्राप्त की हो, जो आविष्कार की हो, उसकी आलोचना हो। तो ये चार चीजों को बुद्धि में शामिल करते हैं। कौन? विनय साहब। विनय साहब क्या करते हैं? चार चीजों को बुद्धि में शामिल करते हैं। पहला क्या होगा? पहला है ज्ञान प्राप्त करना, उसके बाद उसका आविष्कार करना, उसके बाद उसका निर्देश जारी करना, गाइडलाइन जारी करना, उसके बाद उससे रिलेटेड कोई आलोचना होगी। तो चार चीज याद रखना है, पहला ज्ञान, दूसरा आविष्कार, तीसरा निर्देश और चौथा आलोचना। तो चार चीज के शामिल करते हैं कौन? विनय साहब। ठीक, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायबर्न। अब क्या है? रायबर्न। अब रायबर्न, अब देखो राय नाम से सुन लो, राय मतलब क्या देंगे? राय दे रहे हैं, राय देंगे। क्या राय देंगे? देखो बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। क्या देती है? राय दे रहा है। क्या राय देगा? अब देखो रायबर्न क्या राय देंगे? क्या राय देंगे? अपना बुद्धि वह शक्ति है, ऐसा इनका मानना है, जो हमें समस्याओं का समाधान करने की क्षमता और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता हमको प्रदान करती है, ऐसा इनका मानना है। रायबर्न यही राय देंगे। क्या देंगे? जो भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए और उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए क्षमता होती है बुद्धि, इसका मानना, ऐसा इनका राय है। ठीक, तो ये चारों आप लोगों को परिभाषा याद हो गया होगा। ठीक, समझ में आ रहा है? आसानी से ऐसे याद रखना है। वुडवर्थ वर्क, वर्क से रिलेटेड याद रखना है, कार्य करने की विधि है। टर्मन मन मतलब अमूर्त विचार करके याद रख लेना है। और विनय चार वर्ड याद रखना है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ठीक, रायबर्न राय देंगे, बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने की और उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता देती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम मोटे तौर पर अगर देखेंगे तो बुद्धि में निम्न प्रकार की योग्यता आ जाती है ना। बुद्धि से हमको निम्न प्रकार की योग्यता मिल जाती है। देखिए पहला है सीखने की योग्यता। पहला क्या है साथियों? सीखने की योग्यता। पहला है सीखने की योग्यता। दूसरा है अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, जैसे अभी देखे हैं। चौथा समस्या समाधान करने की योग्यता, अगला पॉइंट हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता। ये सब योग्यता हम लोग सीख जाते हैं। अब अपने वातावरण में सामंजस्य करने की योग्यता, ये परिभाषा से हम समझ में आ गया कि मोटे तौर पर ये हमको बुद्धि मिल जाती है। सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, समस्या समाधान करने की योग्यता, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, अपने वातावरण में सामंजस्य करने की योग्यता। ठीक, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो साथी, इसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बुद्धि लब्धि, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुद्धि लब्धि, है ना। बुद्धि लब्धि क्या होता है? मतलब आईक्यू क्या होता है? देखिए मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु और गुणा करते हैं 100, ये बुद्धि लब्धि का फार्मूला है। तो हम बुद्धि लब्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कोई भी बालक का, कोई बच्चे का, है ना, या कोई भी इंसान का बुद्धि हमको ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणा 100। अब मानसिक आयु क्या होता है, वास्तविक आयु क्या होता है? तो मानसिक आयु जो होता है साथियों, मानसिक आयु जो होता है उसका ज्ञान कितना है,
मानसिक आयु मतलब उसका ज्ञान कितना है ना, और वास्तविक आयु मतलब उसका उम्र कितना है। ठीक है, अगर मान लो वो 4 वर्ष के उम्र में 5 वर्ष की मानसिक योग्यता रखता है ना, 4 वर्ष का बच्चा है, अगर वो 5 साल के बच्चे इतना टैलेंटेड है ना, 5 साल के बच्चे इतना टैलेंटेड उसमें है, उतना गुण रखता है, मतलब ज्यादा गुण रख रहा है, कम उम्र का है लेकिन ज्यादा योग्यता रख रहा है, तो ज्यादा योग्यता रख रहा है उसका मानसिक आयु हो जाता है। ज्यादा योग्यता मतलब उसका मानसिक आयु, वास्तविक आयु जो उसका उम्र होता है। जैसे 4 वर्ष का है, उदाहरण के लिए देखो, जैसे यदि कोई बालक 4 वर्ष का है ना, 4 वर्ष का बालक 5 वर्ष की आयु के निर्मित मानसिक योग्यता परीक्षण कर लेता है, मतलब उससे प्रश्न पूछा जाता है, 4 साल का है बच्चा, उससे 5 साल के बच्चे का प्रश्न पूछ देता है ना। मान लो जैसे 8 साल का है बच्चा है ना, उदाहरण के लिए समझना, 8 साल का बच्चा है और 10 वर्ष के बच्चे का वो ज्ञान रखता है, 8 साल का बच्चा है, 10 वर्ष के बच्चे का इतना क्वालिटी रखता है, गुण रखता है, योग्यता रखता है, उतना बुद्धि रखता है, तो उसके मानसिक योग्यता कितना हो गया 10, और वास्तविक आयु ये हो गया। उसी को एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। देखो, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, ये आईक्यू का फार्मूला है। देखिए, कोई बच्चा 4 वर्ष का है और 5 वर्ष की योग्यता, निर्मित मानसिक योग्यता का परीक्षण कर लेता है, उतना जानकारी रखता है, तो उसकी मानसिक आयु कितना हो गया 5 वर्ष, 5 वर्ष की योग्यता रखता है, लिखा है मानसिक योग्यता। वास्तविक आयु कितना माना जाएगा उसका, 4 वर्ष माना जाएगा। तो आईक्यू का फार्मूला ये होता है, मानसिक आयु कितना हो गया यहाँ पास 5 वर्ष, वास्तविक आयु कितना है बच्चे का 4 वर्ष, तो नीचे में कर दिए, वास्तविक आयु नीचे में, ऊपर में 5 वर्ष, और गुणा कर देंगे 100 का, कटाएंगे 4 एकम 4, 20 100 हो जाएगा, 20 पंचे 120 हो जाएगा है ना, 20 पंचे 120 हो जाएगा, 125 नहीं होगा है ना, 20 पंचे 100, ठीक, तो 100% हो जाएगा यहाँ पास है ना, 100 इसका बुद्धि लब्धि 120 हो जाएगा है ना, 20 पंचे 100, ये 100 हो जाएगा ना, ठीक है, 20 पंचे 100 हो जाएगा, ठीक है, 4 एकम और ये 4 पच्चीसम होगा, सॉरी, देखो इसको गुणा भाग में कैलकुलेशन में गलत हो रहा है ना, देखो इसको कैसे बनाएंगे समझने का प्रयास करेंगे ना। देखो यहाँ पास देखो साथियों, यहाँ देखना है ना, मानसिक आयु कितना है, मानसिक आयु है हमारे पास 5 वर्ष की योग्यता रखता है, तो 5 लिख दिए, कितना वर्ष का है वो, वास्तविक आयु 4 वर्ष है, और गुणा कर देंगे 100 का, ऐसे है ना, 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखो 4 एकम और 4 पच्चीसम 100 होता है, तो 25 पंचे कितना हो जाएगा साथियों, 25 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा ये 125, मतलब उसका आईक्यू लेवल कितना है 125 है, 100 होना चाहिए, 100 से 25 ज़्यादा है, तो वो उसका आईक्यू लेवल मतलब टैलेंटेड बच्चा है ना। अब इसी को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि कितना बुद्धि, अगर ऐसे कैलकुलेट करते हैं मानसिक आयु वास्तविक आयु से, तो उसका बुद्धि कितना निकल के आता है, उस बच्चे को क्या नाम से बोला जाता है या उस व्यक्ति को क्या नाम से कहा जाता है। तो इसका एक बताया है बुद्धि लब्धि के बारे में, बुद्धि लब्धि से बुद्धि का पता लगाने के लिए टर्मन नामक वैज्ञानिक ने निम्न वर्गीकरण प्रस्तुत किए हैं। ऐसा है, टर्मन नामक वैज्ञानिक है जो कैलकुलेशन करके क्या बताते हैं कि बुद्धि कितना होता है बच्चों का, ये हम पता लगा सकते हैं। टर्मन नामक वैज्ञानिक, याद रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा है ना। कौन से वैज्ञानिक ने बुद्धि लब्धि के बारे में बताया है, वर्गीकरण प्रस्तुत किया है कि कैलकुलेशन करने के बाद उसके बुद्धि के प्रकार को हम क्या नाम देंगे, तो उसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं साथियों, 140 अगर कैलकुलेट करेंगे, वैसे ही मानसिक आयु वास्तविक आयु है ना, ये मानसिक आयु और वास्तविक आयु, ऐसे मानसिक आयु का वास्तविक आयु कैलकुलेट करेंगे और गुणा 100 करेंगे, तो जो आएगा, अगर मान लो 140 आ जाता है, उससे ज़्यादा आ जाता है, तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है, जीनियस है। क्या है, जीनियस है ना, जीनियस एकदम ज़्यादा टैलेंटेड है, प्रतिभाशाली है, ठीक। अगर 120 से 140 तक आएगा तो उसको अतिश्रेष्ठ बोलेंगे, सुपीरियर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सुपीरियर, अतिश्रेष्ठ बच्चा है ना। अगर 110 से 120 आया तो बच्चा क्या है, श्रेष्ठ बुद्धि का है, श्रेष्ठ बुद्धि का है ना, ये वेरी सुपीरियर हो जाएगा, ये सुपीरियर हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश भी याद नहीं रखना, इसको याद रखना, ठीक है। प्रतिभाशाली, अतिश्रेष्ठ, 120 से 140 अतिश्रेष्ठ, उसके बाद श्रेष्ठ बुद्धि, उसके बाद 90 से 110 में आ जाएगा सामान्य बुद्धि का, ये सामान्य बुद्धि का होता है। सामान्य बुद्धि के बच्चे लगभग होते हैं 60%, कितने होते हैं, 60% होते हैं लगभग, मतलब है ना। सामान्य बुद्धि कितने बच्चे होते हैं, 60%। प्रतिभाशाली लगभग 1% होता है, मात्र 1%, ठीक है। अतिश्रेष्ठ 5%, श्रेष्ठ बुद्धि 6%, ऐसा लगभग होता है ना, अनुमानित। तो 90 से 100 110 तक सामान्य बुद्धि के बच्चे होते हैं। 80 से 90 तक का बुद्धि अब कम होता जाएगा, धीरे धीरे मंद बुद्धि हो जाते हैं, उससे और कम होगा, ठीक है, उससे और कम होगा। 90 से 80 तक के अगर होगा तो क्षीण बुद्धि का हो जाएगा, क्षीण बुद्धि का हो जाएगा, है ना, बुद्धि क्षीण हो जाएगी। 70 से कम में, ठीक है, 70 से कम में क्या हो जाएगा, 70 से कम में निश्चित क्षीण बुद्धि होता है, 70 से कम में निश्चित क्षीण बुद्धि हो जाए, तो इसको याद रखना है। 140 या उससे
अधिक में हमको याद रखना प्रतिभाशाली है बच्चा, है ना, वो 140 से कम में प्रतिभाशाली, 140 से ज़्यादा में, है ना, और 120 से 40 में अति श्रेष्ठ है, ठीक है। 110 120 श्रेष्ठ बुद्धि है, 90 से 110 सामान्य बुद्धि है, 80 से 90 तक का क्या है, मंद बुद्धि आ जाता है ना, 90 से सॉरी ये 80 से 90 और 90 से ये 80 से 70 तक का हो जाएगा ना, यहाँ पास 80 से 70 हो जाए, 80 तो यहाँ रेंज हो गया है ना, तो इसको कर लेंगे, थोड़ा सुधार लेंगे, है ना, 80 से 70 देखना, इसको थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया 80 से 90 तक, है ना। अब आ जाएगा यहाँ पर 70 से 80 तक, ऐसा होगा ना, ठीक है। 70 से 80 तक क्षीण बुद्धि हो जाएगा और 70 से कम में निश्चित क्षीण बुद्धि होता है, ठीक, इसको हमको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो 50 से 70 में क्या हो जाएगा, अल्प बुद्धि हो जाएगा। 20 से 25 तक या 50 तक मूर्ख बुद्धि का होगा और 20 से कम या 25 से कम में महामूर्ख होगा, ठीक है। तो इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्रम को याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए। 140 से कम वाला क्या होता है, 110 से 120 के बीच क्या रेंज का बुद्धि का बालक होता है, ऐसे करके, ठीक है, तो उसको याद रखना है हमको, है ना। अगला देखो बुद्धि परीक्षण, अगला क्या है हमारा साथियों, बुद्धि परीक्षण। अब देखिए बुद्धि परीक्षण क्या होता है साथियों, उसको जानने का प्रयास हम लोग करते हैं। बुद्धि परीक्षण क्या होता है, देखिए बुद्धि परीक्षण दो प्रकार से किया जा सकता है। बुद्धि परीक्षण सामान्यतः एक व्यक्तिगत बुद्धि और एक सामूहिक बुद्धि, दो प्रकार की बुद्धि का परीक्षण हम लोग करते हैं। तो व्यक्तिगत बुद्धि मतलब होता है, व्यक्तिगत मतलब हो गया व्यक्ति, है ना, सिंपल, एक व्यक्ति संबंधी हो गया। व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति, एक व्यक्ति, तो एक समय में एक व्यक्ति पर ही जो परीक्षण होता है, एक समय पर एक व्यक्ति में जो परीक्षण होता है उसको व्यक्तिगत बुद्धि कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक समय पर एक ही व्यक्ति में ना, एक ही व्यक्ति में जो परीक्षण होता है उसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं सामूहिक बुद्धि। सामूहिक बुद्धि मतलब हो गया एक से अधिक व्यक्तियों का परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं, एक से अधिक व्यक्तियों का एक साथ परीक्षण करना क्या कहलाता है, एक ही समय पर एक साथ परीक्षण करना क्या कहलाता है, सामूहिक बुद्धि कहलाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक से अधिक बुद्धि प्राप्त करने के लिए हमको सामूहिक बुद्धि का यूज करना पड़ेगा। एक से अधिक व्यक्ति के साथ एक समय पर परीक्षण करेंगे तो वो क्या कहलाता है साथियों, वो कहलाता है हमारा सामूहिक बुद्धि। और व्यक्तिगत बुद्धि क्या होता है, एक समय पर एक ही व्यक्ति पर जो हम लोग परीक्षण करेंगे वो व्यक्तिगत बुद्धि होता है। और सामूहिक बुद्धि एक से अधिक व्यक्ति के साथ एक समय पर जो परीक्षण करते हैं वो हमारा सामूहिक बुद्धि होता है, ठीक है। चलिए अगला देखो। अब देखिए यहाँ पर देखो सामूहिक बुद्धि जो होता है उसका प्रारंभ कब हुआ था साथियों, देखो याद रखना, इसका प्रारंभ फर्स्ट विश्व युद्ध मतलब प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका में किया गया था। अमेरिका में किया गया था। क्यों किया गया था, इसका कारण यह था कि मनुष्यों की मानसिक योग्यता के अनुसार, है ना, मनुष्यों की मानसिक योग्यता के अनुसार अधिकारी व कर्मचारी के पदों पर नियुक्ति करना था। मतलब जो सैनिक होते हैं, अधिकारी कर्मचारी का मतलब यहाँ सेना है ना, सैनिक क्या होगा, सैनिक मतलब सैनिक के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति करना था उन पदों पर कि वो उच्च स्तरीय कर्मचारी की योग्यता रखते हैं, अधिकारी की योग्यता रखते हैं कि निम्न कर्मचारी की योग्यता रखते हैं। तो उसके लिए परीक्षण किया गया यहाँ पर सामूहिक बुद्धि का परीक्षण। तो ये किसका प्रारंभ हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका में। इंपॉर्टेंट याद रखना, कहाँ प्रारंभ हुआ है पूछ सकता हूँ, तो अमेरिका में प्रारंभ हुआ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है। क्यों, कारण इसका क्या था, मनुष्य की जो मानसिक योग्यता का जो सैनिक है, सैनिक वाला याद रखना इसमें, सैनिक में नहीं, तो सैनिक के जो मानसिक योग्यता के अनुसार उनका अधिकारी और कर्मचारी के उच्च पदों पर नियुक्ति करना इनका प्रमुख लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। तो ऐसा बुद्धि सामूहिक बुद्धि का प्रयोग किया गया था वहां पर, ठीक है। चलिए आगे याद रखना है। अब देखो व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि जो होता है साथियों, व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि का परीक्षण दोनों रूप में हो सकता है। दोनों का दो रूप में परीक्षण हम लोग कर सकते हैं, मतलब व्यक्तिगत बुद्धि का और सामूहिक बुद्धि का, दोनों बुद्धि का हम लोग एक साथ सामूहिक रूप से दो प्रकार से हम परीक्षण कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए एक होता है भाषात्मक और एक होता है क्रियात्मक। तो देखिए पहले भाषात्मक के बारे में जान लेते हैं, भाषात्मक होता क्या है, कैसे होता है, क्या होता है, इसको समझ लेंगे, फिर क्रियात्मक के बारे में आएंगे। देखो साथियों, भाषात्मक क्या होता है, भाषा का प्रयोग व अमूर्त बुद्धि का परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग व अमूर्त बुद्धि का परीक्षण करते हैं। भाषा का प्रयोग व अमूर्त बुद्धि का परीक्षण करते हैं। अगला देखो, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को पढ़ने लिखने की कितना ज्ञान है उसको जांचने के लिए उसका परीक्षण है ना। पढ़ने लिखने में कितना ज्ञान है, कितना जानता है, उसको जांचने के लिए ये हम भाषात्मक परीक्षण करते हैं, ठीक है। भाषात्मक परीक्षण किया जाता है।
क्रियात्मक भाषात्मक ये परीक्षण है ना, भाषात्मक परीक्षण है ये, है ना, और क्रियात्मक परीक्षण है। तो भाषात्मक परीक्षण करते हैं क्या चीज जानने के लिए कि बच्चा जो है कितना पढ़ लिख लेता है या कोई व्यक्ति कितना पढ़ लिख लेता है उसको जानने के लिए इसमें भाषा का प्रयोग होता है और अमूर्त बुद्धि की परीक्षा होती है। ठीक, चलिए अगला देखो। अब इसमें जो प्रश्न हम लोग करते हैं प्रश्न करने का तरीका क्या होता है, या तो सामान्य मौखिक प्रश्न एक वर्ड वन वर्ड आंसर कर सकते हैं, गोला बनाकर प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, जैसे इसे गोला बना दी है ना, इसमें से ये वाला कौन सा है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है ना, तो गोला बना के कर सकते हैं। अगला गुड़ा करके कर सकते हैं, गुड़ा करके फॉर्मेट बना के कर सकते हैं, तो कितना मेंटल है उसको पता चल जाएगा। तो ये सारे तरीके अपना सकते हैं। अब इसके लिए देखो, इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो इसके लिए हम लोग अंक गणित का प्रश्न ले सकते हैं। प्रश्न किसके ले सकते हैं, अंक गणित के प्रश्न, है ना। उसके अलावा व्यवहारिक जीवन के जो प्रश्न है ना, व्यवहारिक जीवन के जो प्रश्न है उसको ले सकते हैं, व्यवहारिक जीवन के प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न हम लोग शामिल कर सकते हैं, अंक गणित के प्रश्न, व्यवहारिक जीवन के प्रश्न, समानार्थी शब्द, विलोमार्थी शब्द ऐसे प्रयोग कर सकते हैं ना। मतलब भाषा का ज्ञान करने के लिए समानार्थी भी प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं, समानार्थी विलोम शब्द ये सब प्रयोग कर सकते हैं। तो भाषा का ज्ञान के लिए, अमूर्त बुद्धि की परीक्षा के लिए समानार्थी विरोधार्थी शब्द, अंक गणित के प्रश्न, व्यवहारिक प्रश्न, ये सब प्रश्न कर सकते हैं। तरीका ये होगा मौखिक, गोला लगा के, गुणा करके, ऐसे करके हम लोग उनके भाषा को जानने का प्रयास करेंगे और अपनी अमूर्त बुद्धि की परीक्षा लेंगे। तो ये भाषात्मक हो गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, पढ़ने लिखने की कितना ज्ञान है बच्चों में या व्यक्ति में, इसको ध्यान में रखना। अगला देखो, अगला है क्रियात्मक परीक्षण। अब क्रियात्मक परीक्षण क्या होता है साथियों, देखो क्रियात्मक मतलब एक्टिविटी रिलेटेड हो जाएगा ना। यह उन व्यक्तियों में होता था जिसमें ज्ञान की कमी है, मतलब उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिनमें ज्ञान की कमी है ना, या फिर जो पढ़ना लिखना ना जानते हो उनमें होता है ना। ज्ञान की कमी हो, कम ज्ञान है, या फिर जो पढ़ना लिखना अच्छे से नहीं जानते, उनमें क्रियात्मक परीक्षण हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए इसमें मूर्त बुद्धि का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, मूर्त बुद्धि का। मूर्त बुद्धि मतलब वास्तविक वस्तु का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, वास्तविक वस्तुओं का इसमें प्रयोग होगा, ठोस वस्तु का प्रयोग होगा। जो चीजें दिखाई देगी वो वास्तविक होता है, मूर्त होता है। मूर्त मतलब जो जिसका मूर्त हो, जो दिखाई दे, तो ऐसे बुद्धि का प्रयोग होगा इसमें क्रियात्मक परीक्षण में। इसमें मूर्त बुद्धि का प्रयोग होता है या उसका पता लगाते हैं। ठीक, तो इसमें वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग होगा। ठीक है, इसमें वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है परीक्षण के लिए। परीक्षार्थियों को समस्यापूर्ण कार्य दिया जाता है जिससे वो समस्या का समाधान कर सके। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परीक्षार्थियों को क्या दिया जाता है, समस्यापूर्ण कार्य दिया जाता है जिससे वो समस्या का समाधान पर पहुंचे, तो क्रियात्मक हो जाएगा वो। वास्तविक वस्तु का प्रयोग करेंगे और मूर्त बुद्धि का प्रयोग होता है जिसमें ज्ञान की कमी हो और जो कम पढ़ना लिखना जानते हैं उसके लिए हम इसका परीक्षण करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। देखिए अब देखो क्रियात्मक परीक्षण के बारे में हमको और कुछ जानकारी है। जैसे अब इसका हम लोग परीक्षण किस प्रकार से करेंगे, कहते हैं टेस्ट लेके, है ना। चित्र के बिखरे हुए टुकड़ों को क्रम से जमा कर लिखना या चित्र को पूरा करना, है ना। मतलब बहुत सारे चित्र का टुकड़ा ऐसे बिखरा हुआ रहेगा, अलग अलग प्रकार के चित्र रहेंगे, बिखरे हुए रहेंगे, है ना। इन सभी को सीक्वेंस में जमा के चित्र को पूरा करना, ये होता है क्रियात्मक परीक्षण। ठीक है, तो चित्र के टुकड़े बिखरे हुए रहेंगे अलग अलग, है ना, उनको क्रम से जमा के एक साथ उस चित्र को जमाना, ये परीक्षण हो जाएगा क्रियात्मक परीक्षण। उसी प्रकार दूसरा, किसी दिए गए चित्र में असंभव बात को बताना। वो चित्र में देखना आप लोग को मिलना होगा, जैसे ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है ना, इसमें क्या क्या समानता है, क्या क्या, कौन सा चित्र नहीं है इसमें, या कौन सा चीज गायब है, ऐसे करके तो दिए गए चित्र में मतलब समानता रहेगा दोनों चित्र में, और उससे कुछ नया चीज को या कुछ चीज छुपा चीज को हमको बताना, वो ये असंभव को बताना होता है यहाँ पर, है ना। तो किसी दिए गए चित्र में असंभव बात को बताना क्रियात्मक परीक्षण हो गया। अब देखो जैसे त्रिकोण है, चौकोन है, गोला वस्तुओं से आकृति को पूरा करना। क्या, त्रिकोण है, चौकोन है और गोला वस्तु है, इससे जो है आकृतियों को पूरा करना क्या कहलाता है, त्रिकोण, चौकोन और गोल वस्तुओं से आकृति को पूरा करना, ये क्रियात्मक परीक्षण के अंतर्गत आ गया। ठीक, अगला देखो, जैसे भूल भुलैया वाला जानते हैं, भूल भुलैया से होकर बाहर जाने का मार्ग, है ना। जैसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे मार्ग रहता है ना, ऐसे ऐसे मार्ग रहता है ना। तो ये भूल भुलैया जो मार्ग है उससे होकर बाहर जाना, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर था, मतलब भूल भुलैया से होकर बाहर जाने का मार्ग बताना, ये भी क्या कहता है, किसमें आ जाएगा, आपका क्रियात्मक परीक्षण में आ जाएगा। तो ये क्रियात्मक परीक्षण के कुछ उदाहरण है जिसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए साथियों, अब ये बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता क्या हो जाएगी, अगर समझने का प्रयास करेंगे तो बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता क्या होगी। बुद्धि परीक्षण जो हम लोग कर रहे हैं, बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता क्या होगी बताओ तो।
बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता क्या होगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता होगी, क्या उपयोगिता हो सकता है, मतलब अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों के लिए, है ना, हम क्या कर सकते हैं, इस परीक्षण के माध्यम से उसकी बुद्धि का पता लगा सकते हैं और उनके लगाकर उनके अनुकूल शिक्षा व्यवस्था कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, विभिन्न आयु वर्गों के बालकों की बुद्धि का पता लगाकर याद रखना, पता लगाकर उनको एक अनुकूल शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, है ना। देखिए हम क्या करेंगे, बुद्धि का परीक्षण करेंगे, उसकी उपयोगिता क्या होगी, मतलब इन सब परीक्षण का उपयोग करेंगे, क्रियात्मक परीक्षण करेंगे, भाषात्मक परीक्षण करेंगे। तो सब परीक्षण के माध्यम से हम क्या करेंगे, विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों को की बुद्धि का पता लगाकर उनको एक अनुकूल दिशा में शिक्षा हम प्रोवाइड कराएंगे, अनुकूल शिक्षा व्यवस्था प्रदान कर सकते हैं। अनुकूल शिक्षा मतलब शिक्षा की शिक्षा की व्यवस्था हम उनको दिला सकते हैं, है ना। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, हम अब जैसे बुद्धि का मापन करेंगे, है ना। अब बुद्धि का मापन कैसे कर सकते हैं, इसी में देखो बुद्धि का मापन हम लोग कैसे कर सकते हैं साथियों, बुद्धि का मापन। अब इसमें हम बुद्धि का हमको मापन जैसे करना है बच्चों का, तो कैसे कर सकते हैं बुद्धि का मापन, मतलब हम बुद्धि का मापन करने के लिए क्या करेंगे, सर्वोत्तम बालक का चयन करेंगे। जैसे मतलब सर्वोत्तम बालक कौन सा, उसका चुनाव कर सकते हैं। सर्वोत्तम बालक का चुनाव करना, इस बुद्धि के माध्यम से, परीक्षण के माध्यम से सर्वोत्तम बालक का चयन कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, जो पिछड़ा बालक है उसका भी चयन कर सकते हैं सब परीक्षण के माध्यम से। तो बुद्धि का मापन हो जाएगा, बुद्धि का माप हो जाएगा। पिछड़े बालक का चुनाव करना, तो ये भी हम काम कर सकते हैं, पिछड़े बालक का भी चुनाव कर सकते हैं। अपराधी और समस्यात्मक बालक को सुधार करने का मदद करेगा बुद्धि का जो मापन है ना। इसमें अपराधी व समस्यात्मक बालक को सुधार करना, ये भी हम बुद्धि के मापन में कर सकते हैं। मतलब जो अपराधी प्रवृत्ति का बालक है, जो समस्यात्मक बालक है, ये बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, उसको सुधार करने के लिए अब तरीके अपना सकते हैं। अपराधी समस्यात्मक बालक को सुधार कर सकते हैं ना। अब बालकों की विशिष्ट योग्यता का पता भी लगा सकते हैं, बालकों की भावी सफलता के बारे में हम ज्ञान करा सकते हैं ना। इसमें क्या कर सकते हैं, बालकों की विशिष्ट बुद्धि का पता लगा सकते हैं, विशिष्ट योग्यता का पता लगा सकते हैं, योग्यता का पता लगा सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, बुद्धि के मापन के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। सर्वोत्तम बालक का चुनाव कर सकते हैं परीक्षण के माध्यम से, पिछड़े बालक का चुनाव कर सकते हैं परीक्षण के माध्यम से, अपराधी समस्यात्मक जो बालक है उसका सुधार कर सकते हैं, काम कर सकते हैं उसके लिए, विशिष्ट बालकों की पहचान कर सकते हैं, बालकों की जो भविष्य में सफलता है उसकी संभावना को व्यक्त कर सकते हैं, है ना। बालकों की भविष्य में जो संभावना है उसको भी हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। बहुत सारे हम काम कर सकते हैं ना, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब देखो, अब मतलब बालकों का जो बुद्धि है उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, है ना। इसी में और क्या कर सकते हैं, बालकों मापन के अंतर्गत, बुद्धि के जो मापन है उसके अंतर्गत बालकों के वर्गीकरण, है ना। वर्गीकरण मतलब कैसा कर सकते हैं, मतलब कौन सा बालक, जैसे मान लो कोई बालक मंद बुद्धि का है, कोई बालक तीव्र बुद्धि का है ना। मंद बुद्धि का है, तीव्र बुद्धि का कि साधारण बालक है, इसका हम लोग वो कर सकते हैं, साधारण बालक है, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके अनुसार हम क्या करेंगे, काम करेंगे। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो बुद्धि का विशेषता क्या हो जाएगा, सोचिए थोड़ा सा, बुद्धि का विशेषता क्या हो सकता है। बुद्धि की विशेषताएं, अगर इस सब पॉइंट को पढ़े हैं तो बुद्धि की विशेषताएं क्या निकल के सामने आ जाएगी साथियों, बताइए बुद्धि की विशेषताएं क्या हो सकता है। देखिए बुद्धि जो है जन्मजात शक्ति होती है ना। बुद्धि कैसा होता है, बुद्धि जो होता है ये जन्मजात शक्ति है, बुद्धि यह जन्मजात शक्ति है। बुद्धि क्या है, जन्मजात शक्ति है। बुद्धि क्या है साथियों, जन्मजात शक्ति है।
ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, अमूर्त चिंतनों की योग्यता प्रदान कर सकती है बुद्धि जो है, बुद्धि अमूर्त चिंतनों की योग्यता प्रदान करती है। क्या कर सकती है? अमूर्त चिंतनों की योग्यता प्रदान करती है। तो ये भी हम जान सकते हैं, है ना, इसको भी हमको याद रखना है, मतलब विशेषता में हम लोग याद रखना है इसको, चीज को इंपॉर्टेंट है। जन्मजात शक्ति है बुद्धि जो है, अमूर्त चिंतनों की योग्यता प्रदान करती है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? बुद्धि पर वातावरण अनुक्रम और वंशानुक्रम का प्रभाव होता है कि नहीं होता है? होता है। बुद्धि पर वातावरण एवं वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, मतलब इफेक्ट होता है ना। बुद्धि जो है वातावरण से और वंशानुक्रम से, वंश पीढ़ी से भी बुद्धि का उसका इफेक्ट पड़ता है, माता पिता से भी बुद्धि का इफेक्ट पड़ता है, वातावरण से भी प्रभाव पड़ता है, माहौल से भी प्रभाव पड़ता है बुद्धि का। तो बुद्धि का विकास जो होता है कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, अगर इसमें देखेंगे प्रभाव पड़ता है तो वास्तविक मतलब जो बुद्धि होती है वो विकास कब तक, कितने तक हो जाना चाहिए। देखिए, बुद्धि जो होता है, बुद्धि का विकास जो है बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के होता है ना, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होती है, इसको याद रखना है। मतलब जो बालक का जो विकास है वो जन्म से लेकर कहाँ तक के होगा? किशोरावस्था तक के होता है, इसको हमको ध्यान में रखना है ना। मतलब अगर देखा जाए तो लिंग भेद के कारण मान लो लड़की का बुद्धि ज़्यादा होता है कि लड़कों का ज़्यादा होता है, तो ये बहुत ही कम अंतर पाया जाता है ना। मतलब जैसे बोलते हैं कि लड़की का बुद्धि ज़्यादा होता है, लड़के का ज़्यादा बुद्धि, ऐसा नहीं। मतलब लिंग भेद भी होता है, उसके कारण बुद्धि में बहुत कम अंतर पाया जाता है ना। लड़का है लड़की है ना, तो वंशानुक्रम में भी होता ही है। उसके अलावा मतलब लिंग भेद अगर है, पुरुष है महिला है, तो उनके बुद्धि में बहुत कम अंतर पाया जाता है, मतलब समान बुद्धि वाला भी हो सकते हैं। तो ये बुद्धि की सब विशेषताएं आ जाएगी। पहला विशेषता हमको ध्यान में क्या रखना है? देखो साथियों, पहला विशेषता याद रखना है, जन्मजात शक्ति है बुद्धि, अमूर्त चिंतनों की योग्यता प्रदान करती है, वातावरण वंशानुक्रम पर प्रभाव डालता है, इसको याद रखना है। बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के होता है, इसको हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर बुद्धि देखें तो मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि, साधारण बुद्धि, इस प्रकार की बुद्धि हम पता लगा सकते हैं वर्गीकरण से, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, मूर्त बुद्धि होती है, अमूर्त बुद्धि होती है, सामाजिक बुद्धि होती है ना। ये गैरिट नामक वैज्ञानिक ने बताया था, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि होता है, इसको भी ध्यान में हमको थोड़ा सा रखना है। ठीक है, तो ये सारे चीजें हैं जो बुद्धि से रिलेटेड जानकारी हमने आपको प्रदान की है। देखिए, गैरिट नाम के वैज्ञानिक ने, गैरिट है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखना। गैरिट नाम के वैज्ञानिक ने 3 बुद्धि बताया है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि है ना, मूर्त अमूर्त और सामाजिक बुद्धि, 3 प्रकार की बुद्धि बताया है। तो इसको सामान्य आप लोग याद रख लेना। तो मूर्त मतलब जानते हो कैसा बुद्धि, मतलब ठोस बुद्धि, जिसको देखकर, सुनकर, अनुभव करके, प्रयोग करके सीखते हैं, मूर्त बुद्धि हो गया। अमूर्त मतलब चिंतन विचार करके, सामाजिक मतलब समाज से जो सीखते हैं, वो समाज के जो बुद्धि प्रयोग करते हैं वो हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार के हम, अच्छा ये बताओ मूर्त बुद्धि में क्या कर सकते हैं? मूर्त मतलब जो चीज को देखते हैं, करके सीखते हैं, तो मशीनी वाला हो जाता है, तो मशीनी वाला मूर्त होता है। मशीनी वाला क्या होगा? मूर्त। मूर्त का मतलब क्या हो जाएगा? ये मूर्त का मतलब हो गया, मूर्त मतलब मशीनी रिलेटेड है ना, तो मशीनी मतलब यांत्रिक, मतलब डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं इससे, मूर्त बुद्धि से। अमूर्त बुद्धि से गैरिट नामक के वैज्ञानिक ने कहा है। अमूर्त बुद्धि मतलब पुस्तकीय ज्ञान वाला है, तो पुस्तकीय ज्ञान वाला में क्या बनेगा? वकील बनेगा। क्या बनेगा? वकील बनता है ना, वकील बनने की संभावना इसमें रहती है अमूर्त बुद्धि में। ठीक है, दार्शनिक बनते हैं, है ना, पुस्तक पढ़ते हैं तो दार्शनिक बनते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। मतलब अमूर्त, मूर्त और सामाजिक। सामाजिक मतलब सामाजिक व्यवसायी होते हैं, व्यवसायी व्यापारी लोग होते हैं, तो सामाजिक हो गया, सामाजिक व्यवसायी। ठीक है, व्यवसाय कार्य करते हैं या सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, वो सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो 3 प्रकार का बताया है कौन? गैरिट नामक वैज्ञानिक ने। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। मूर्त मतलब मशीनी कार्य रिलेटेड हो जाएगा, अमूर्त मतलब वकील वगैरह बनते हैं, है ना, अमूर्त मतलब चिंतन वाला, पुस्तकीय ज्ञान वाला हो जाएगा। ठीक है, और इसमें मूर्त में जो हमारा यांत्रिक बुद्धि होता है उसको बोल सकते हैं मशीनी बुद्धि। ठीक, तो इतना चीज जो है हमारा बुद्धि से रिलेटेड है साथियों, है ना। सारी चीजें हमने बुद्धि से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो परीक्षा में पूछा जा सकता है वो सारे पॉइंट हमने डिस्कशन किए हैं। तो साथियों, इसका पूरा नोट्स बनाइएगा, ध्यान से इसको समझिएगा और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक पहुँचाइए ताकि इस वीडियो का लाभ उन तक पहुँच पाए। ठीक है साथियों,
सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्रा ट्यूटर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच साथियों, धन्यवाद।